देन अब देखिए इस तरह से कि आर हमारे पास एक रिंग है विद आइडेंटिटी और एम इसका मॉड्यूल है, आप इसे लेफ्ट आर्म मॉड्यूल भी कह सकते हैं। देन आप ये जो x1 x2 xn एलिमेंट्स हैं इस फाइनाइट सेट x के, आप इन एलिमेंट्स को आप रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस so on up to an xn, where a1 a2 so on up to an belong to R। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस फाइनाइट सेट के हर एलिमेंट को रिंग के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इन तमाम को जमा कर दें, तो देन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, then this is called linear combination। So linear combination of फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स मीन्स कि आप जितने एलिमेंट्स हैं उतनी आप रिंग के एलिमेंट्स ले लीजिए और रिंग के एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके जमा कर दीजिए। द रिज़ल्ट विल बी लीनियर कम्बिनेशन। एंड ये नोट कर लें कि ये जो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस वन अप टू ये an xn, ये मॉड्यूल m को बिलोंग करेगा, क्योंकि हर a1 x1 a2 x2 an xn m को बिलोंग करता है, तो इन तमाम का सम भी मॉड्यूल m को बिलोंग करेगा। सो दिस इज व्हाट लीनियर combination is। लेट्स हैव अ डेफिनेशन। मैंने पहले भी इसे डिफाइन किया है, लेकिन लेट्स डिफाइन इट अगेन कि लेट आर बी अ रिंग and M be a left arm module, let x is equal to x1 x2 so on up to xn be a finite subset of M। Then if इस x के एलिमेंट से जनरेट होने वाली तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस का सेट, इस किस्म की चीज़ों का सेट, दिस इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस वन अप टू an xn such that a1 a2 an belong to R। Then if this particular thing becomes equal to capital M, then M is finitely generated module। फाइनाइटली जनरेटेड इसलिए कि सेट एक्स जो है इसमें फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं और इन तमाम एलिमेंट्स की ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का सेट जो है वो मॉड्यूल एम के इक्वल हो जाता है। वी नो दैट दिस पर्टिकुलर सेट इज मॉड्यूल एज वेल। सो इफ़ एम इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशंस of this finite set x,
then M is called finitely generated module. हम ये भी कहते हैं कि we also say that X generates M। एक तो ये फ्रेज़ है, या हम ये भी कहते हैं और X spans M। कोई भी फ्रेज़ आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। X generates M और X spans M। एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि let R be a ring with identity। Then R itself is a लेफ़्ट कह लें या राइट कह लें या सिर्फ मॉड्यूल कह लें, इज़ अ मॉड्यूल और मॉड्यूल। हर रिंग खुद भी आर मॉड्यूल होती है एंड रिंग खुद जो है ना ये जनरेट होती है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, इज़ जनरेटेड बाय आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी रीज़न इसकी ये है बिकॉज आप रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए फॉर एनी आर बिलोंगिंग टू रिंग आर, इस आर को आप लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड विद 1, यानी कि रिंग के हर एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। इसलिए हर रिंग जो है वो खुद भी मॉड्यूल होती है जनरेटेड बाय its identity element. So every ring is module and in fact finitely generated module। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। Let R be a ring with identity। Then for any n greater than 0 or raised to power n is also finitely generated module। आप लेफ्ट लें राइट लें या जैसे भी, फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल। अब आर रेज़ टू पावर एन को डिस्कस करने की निस्बत शायद आसान होगा कि आप ये एग्ज़ाम्पल ले लें। आप आर क्यूब को कंसीडर करें, कंसीडर आर क्यूब, एन को आप 3 ले लें। तो आर क्यूब आप जानते हैं ऑर्डर ट्रिपल्स होते हैं, x1 x2 x3 such that x1 x2 x3 belong to R। तो ये ऑर्डर ट्रिपल्स हैं। देन आर क्यूब इज लेफ्ट आर मॉड्यूल, जैसे लेफ्ट ना भी लिखे से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 12 इज लेफ्ट आर मॉड्यूल जनरेटेड बाय ये जनरेट होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के साथ। बिकॉज अब देखिए इसकी रीज़न ये है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट x1 x2 x3 belonging to R cube, we can write
हम x1 x2 x3 को लिख सकते हैं x1 मल्टीप्लाइड विद 100 प्लस x2 मल्टीप्लाइड विद 010 प्लस x3 मल्टीप्लाइड विद 001। तो हमने n की जगह 3 लिया है, तो ये आपके पास जनरेटिंग सेट बन जाता है। देयरफॉर R cube is finitely generated module. तो अगर आप चाहें तो n की जगह आप 4 ले सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आप इससे पहले भी MSc में या BSc में इसे पढ़ चुके हैं। So having said that, let's come to another definition. Let R be a ring with identity. And M be लेफ्ट आर मॉड्यूल, या अगर आप चाहें तो आप कम्यूटेटिव रिंग्स कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं, बट एनीवे। तो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी एंड एम बी अ लेफ्ट आर मॉड्यूल। देन हम फाइनाइट सेट्स लेते हैं, ज़रा बात आसान रहेगी। देन अ सबसेट x is equal to x1 x2 so on up to xn, which is subset of M, is said to be linearly independent if। अब देखिए कंडीशन ये है कि आप इस सेट के एलिमेंट्स की कोई भी लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन अप टू an xn, कोई भी आप लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, अगर ये लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो के बराबर हो जाए तो फिर ये सारे के सारे a1 और a2 जो है सब के सब फिर ज़ीरो होंगे, a2 भी ज़ीरो होगा, सो ऑन अप टू an भी ज़ीरो होगा। तो किसी मॉड्यूल का एक ऐसा सबसेट कि उस सबसेट की हर पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो जिन स्केलर्स के साथ या रिंग के जिन एलिमेंट्स के साथ हमने वो लीनियर कम्बिनेशन बनाई है वो सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों, तो देन दैट सबसेट ऑफ द मॉड्यूल इज़ कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसकी एग्जांपल बिल्कुल सामने है हमारे। सो लेट मी राइट दैट एग्जांपल। Example, consider R cube as R module. Then ये जो सबसेट है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 जो कि R क्यूब का सबसेट है, दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये चीज़ आप BSc में पढ़ चुके हैं जब आप वेक्टर स्पेस से पढ़ रहे थे। सो दिस सबसेट इज़ लीनियरली, और इस तरह से आप R⁴, R⁴,
इन तमाम के लिए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट्स बना सकते हैं। जिस फॉर सेक ऑफ नोटेशन में लिखने लगा हूँ, नोटेशन x इज इक्वल टू x1 x2 so on up to xn, which is subset of M is linearly independent if, हम लीनियर कम्बिनेशन को अक्सर हम इस तरह से भी लिख लिया करते हैं, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, सो दिस इज लीनियर कम्बिनेशन। तो अगर ये लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो हो जाए तो ये तमाम के तमाम ए आई जो हैं वो ज़ीरो होंगे। ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई बिटवीन एन एंड 1। सो तो आप सिग्मा नोटेशन की शक्ल में भी इस बात को लिख सकते हैं, और अक्सर हम ऐसे लिखते हैं कि इससे थोड़ा सा टाइम भी सेव होता है और थिंग्स भी। So this is one way of saying when a finite subset is linearly dependent. Let's come to another definition. We are going to define basis of a module. So let R be a ring with identity. Let R be a ring with identity and M be left R module. Then a subset x is equal to x1, x2, so on up to xn is said to be basis of M if कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो इस सेट x की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन जो है ना वो m के बराबर होनी चाहिए। m मस्ट बी जनरेटेड बाय x एंड सेकेंडली x शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं यहाँ से मैं नोट कर दूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स। finitely generated modules. तो किसी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल का बेसिस उस मॉड्यूल का एक ऐसा फाइनाइट सबसेट होता है कि उस सबसेट की तमाम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन का सेट जो है वो मॉड्यूल m के बराबर आ जाए और वो फाइनाइट सबसेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ बेसिस। Let's come to a proposition.
which says that let R be a commutative ring with identity. Let's take commutative ring. Things become easier if we take commutative rings. So let R be a commutative ring with identity. वैसे ये रिजल्ट नॉन कम्यूटेटिव के लिए भी वर्क करेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बट एनीवे लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. And then M is finitely generated R module if and only if M is isomorphic to a quotient of M is isomorphic to a quotient of quotient ring, in fact, sorry, quotient module is isomorphic to a quotient of या quotient module a quotient of r raised to power n. तो for proof let me explain that हम क्या कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि कोई मॉड्यूल m जो है वो कोई मॉड्यूल m जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा. मैंने लेफ़्ट आर मॉड्यूल नहीं लिखा क्योंकि रिंग हमने कम्यूटेटिव ले ली है. तो कोई मॉड्यूल m जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा अगर वो आर रेज़्ड टू पावर n मॉड्यूल जो है ना इसके किसी कोशेंट मॉड्यूल के आइसोमॉर्फिक हो. सो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो पहले हम इस तरफ चलते हैं और सपोज़ कर लेते हैं कि m जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल है. तो लेट m बी फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल आर मॉड्यूल. हम प्रूव करेंगे कि m इज़ आइसोमॉर्फिक विद द कोशेंट ऑफ r raised to power n. So let m be a finitely generated R module and let m is equal to module generated by x where x जो है ये एक फाइनाइट सबसेट है, x1 x2 so on up to xn. तो ये m का एक फाइनाइट सबसेट है और m इससे जनरेट होता है. हमें ये प्रूव करना है कि m is isomorphic to a quotient of r raised to power n. तो we have to prove that m is isomorphic to a quotient of r raised to power n. ये बात प्रूव करने के लिए करेंगे हम यूँ कि हम r raised to power n से लेकर m तक एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म ले लेंगे और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करके हमारा रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा. सो आप कंसीडर करें फाई, आप एक फंक्शन ले लीजिए जो r रेज़ टू पावर n से लेकर m तक फंक्शन है और इसे हम डिफाइन यू करेंगे कि गिवन बाय फाई को अगर आप r रेज़ टू पावर n के किसी भी एलिमेंट पर अगर अप्लाई करें, r रेज़ टू पावर n के एलिमेंट्स आप जानते हैं n टपल्स होंगे a1 a2 सो ऑन अप टू an. इस पर अप्लाई करें तो
इसका जवाब जो है ना ये आएगा A1X1, यानी कि इन्हीं A1 A2 AN की इस फाइनाइट सेट के साथ लीनियर कम्बिनेशन बना लीजिए। तो A1X1 प्लस A2X2 प्लस सो ऑन अप टू ANXN। तो ये हम एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट्स prove that this is module homomorphism, then phi is module homomorphism, because होमोमॉर्फिज्म मॉड्यूल के लिए आप जानते हैं दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एडिशन को प्रिजर्व होना होता है, दूसरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। तो आप यूँ करें कि आप दो एलिमेंट्स ले लीजिए, एक A1 A2 सो ऑन अप टू AN, ये r⁻n का, और दूसरा आप ले लीजिए B1 B2 सो ऑन अप टू BN, ये भी r⁻n का, और इन दोनों को जमा करके इसके ऊपर आप फाई अप्लाई करें। तो ये आप जानते हैं कि फाई अप्लाई करने से पहले हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो वो आ जाएगा A1 प्लस B1 एंड देन A2 प्लस B2, पॉइंट वाइज एडिशन होती है ये कंपोनेंट वाइज, एंड देन सो ऑन अप टू AN BN, AN प्लस BN। और फाइज पर अप्लाई करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनकी आपको लीनियर कम्बिनेशन लेना होगी X1 X2 सो ऑन उनके साथ। तो ये आ जाएगा A1 प्लस B1 मल्टीप्लाइड विद X1 प्लस A2 प्लस B2 मल्टीप्लाइड विद X2 एंड देन प्लस सो ऑन अप टू AN प्लस BN मल्टीप्लाइड विद XN। अब हम चंद एक स्टेप छोड़ देंगे, आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि आप X1 को सबसे X1 को A1 B1 से मल्टीप्लाई करें, X2 को A2 B2 से, XN को AN BN से, फिर हम लिख लेंगे A1 X1 प्लस A2 X2 इनको अलग, और B1 X1 प्लस B2 X2 इनको अलग लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस सो ऑन अप टू AN XN एंड देन प्लस B1 X1 प्लस B2 X2 प्लस सो ऑन अप टू BN XN। एंड ये आप देख सकते हैं कि जो ये पहले वाला है दिस इज फाई A1 A2 सो ऑन अप टू AN, और ये जो दूसरे वाला है ये है फाई B1 B2 सो ऑन अप टू BN। तो फाई प्रिजर्व्स एडिशन, वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है। सेकेंडली आप एक एलिमेंट और ले लीजिए बिलोंगिंग टू द रिंग R, देन हम पहले R को A1 A2 जो हम पहले से ले चुके हैं A1 A2 सो ऑन अप टू AN के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई करते हैं, और इस रिज़ल्ट के ऊपर हम फाई अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी फाई ऑफ, पहले आप R को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जानते हैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये आ जाएगा RA1 RA2 सो ऑन अप टू RAN। अब इस पे फाई अप्लाई करें, तो फाई अप्लाई करने के लिए आपको इन तमाम की लीनियर कम्बिनेशन लेना होगी। तो ये आ जाएगा RA1 X1 प्लस RA2 X2 एंड देन प्लस सो ऑन अप टू RAN XN। एंड इसके बाद आप वो जो मॉड्यूल की कंडीशन है वो आप अप्लाई करें, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो एक स्टेप हम कर लेते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू R A1 X1 प्लस R A2 X2 प्लस सो ऑन अप टू R AN XN, और इनमें से आप R कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा A1 X1
प्लस A2X2 प्लस so on up to ANXN। और ये आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू R, and this is equal to R phi A1 A2 so on up to AN, and therefore phi is module homomorphism. So having established that, now let's prove that phi is an epimorphism as well. Now we shall prove that phi from R raised to power n to m is epimorphism. For this purpose, let m be any element of m. Then since m is generated by x, therefore we have A1 A2 so on up to AN belonging to R such that m is equal to A1x1 plus A2x2 plus so on up to ANXN, and therefore there exists ये जो m को x1 x2 so on up to xn की लीनियर कम्बिनेशन में लिखने के लिए हमने स्केलर्स इस्तेमाल किए हैं A1 A2 so on up to AN। इन का अगर आप n टपल बना लें A1 A2 so on up to AN, ये n टपल जो है ये R raised to power n को बिलोंग करेगा, such that according to our definition of phi, अगर आप phi को A1 A2 so on up to AN पर अप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा आपके पास A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस so on up to ANXN। और आप नोट कीजिए कि यही जो है हमारी दिस इज m is equal to A1x1 plus A2x2 plus so on up to ANXN. So given any element of m, we can find an element A1 A2 so on up to AN in R raised to power n such that phi of this particular element is equal to m, and therefore phi is epimorphism. So having done that, let's summarize that we have established a module epimorphism हमने एक मॉड्यूल
मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म हासिल कर लिया है, जिसे हमने फाई कहा था, और ये है r⁴n से लेकर m तक। अब इस पर आप फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई कीजिए। तो देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ मॉड्यूल्स, therefore by first isomorphism theorem, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आप जानते हैं कि आप डोमेन वाले मॉड्यूल को फैक्टर करेंगे मॉर्फिज्म के कर्नल के साथ, सो कर्नल ऑफ फाई, और ये क्वेश्चन मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक होगा को डोमेन वाले मॉड्यूल के। तो सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट module M is isomorphic with this particular quotient module. Hence the proof of first part is completed. So now we come to converse of this theorem. So conversely, now suppose that we are given that, now suppose that we are given that the module M is isomorphic with a quotient module of r⁴n. r⁴n factor k is isomorphic with M. And from the structure of r⁴n factor k से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि k जो है दिस इज सम मॉड्यूल ऑफ r⁴n, सो वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच अबाउट दैट। तो फ़र्ज़ कीजिए कि r⁴n फैक्टर k ये क्वेश्चन मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल M के आइसोमॉर्फिक है। देन आप कंसीडर करें, आप जानते हैं कि r⁴n से लेकर r⁴n फैक्टर k तक आपको कैनोनिकल मैप मिलेगा, जो कि r⁴n के हर एलिमेंट को रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंस क्लास या कोसेट के साथ ये जाकर उसको असाइन करता है। और r⁴n फैक्टर k जो है वो m के आइसोमॉर्फिक है। तो ये जो भी आइसोमॉर्फिज्म है वो आइसोमॉर्फिज्म आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर सिंबल डाल देता हूँ कि ये वही आइसोमॉर्फिज्म है जो हमें दिया गया है। तो आप इस कैनोनिकल मैप को इस आइसोमॉर्फिज्म वाले मैप के साथ कंपोज कर लीजिए। तो फ़र्ज़ कीजिए कि कंपोज करने से हमें ये मॉर्फिज्म F मिलता है। सो लेट F बी composition of canonical map and the given isomorphism. So we have obtained an epimorphism हम इस कंपोजिशन वाले मॉर्फिज्म को हम सिंपल शक्ल में लिख लेते हैं। दिस इज फ्रॉम r⁴n टू m है, ये वही जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग बेटर हम इसको अलग से ले लेते हैं। सो दिस इज एन एपीमॉर्फिज्म। अब ये नोट कीजिए कि बट वी नो दैट ये जो मॉड्यूल r⁴n है, जो कि
रिंग आर को एज आर मॉड्यूल कंसिडर करते हुए इसकी पावर n लेकर जो प्रोडक्ट मॉड्यूल बनता है, दिस दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल आर रेज़ टू पावर n। और ये बात हम जानते हैं कि आर रेज़ टू पावर n मॉड्यूल जो है ये जनरेट होता है इस सेट के साथ, ये जनरेट होता है इस सेट से E1 E2 so on up to En। और ये बात आप जानते हैं कि E1 E2 so on up to En क्या है, वेयर E1 जो है ना ये n टपल है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। E2 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। एंड देन सो ऑन अप टू En जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ये सब 0 हैं, सिर्फ लास्ट एलिमेंट इसका 1 है। और इसे यू नो इट वेरी वेल फ्रॉम वेक्टर स्पेसेस एज वेल। So we know that r raised to power n is generated by this particular set, and r raised to power n is finitely generated module for this particular reason। अब f चूँकि मॉड्यूल एपिमॉर्फिज्म है, सिंस f is module epimorphism, therefore आप जब r इज टू पावर n को जनरेट करने वाले सेट के एलिमेंट्स के f इमेजेस लेंगे तो जो सेट बनेगा वो ये होगा FE1 FE2 so on up to FEN। So therefore this particular set generates दिस पर्टिकुलर सेट, नोट कीजिए कि ये सबसेट है M का, और ये F चूँकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, मॉड्यूल एपिमॉर्फिज्म है, इसलिए E1 E2 सो ऑन अप टू En के जो इमेजेस का सेट M के अंदर बनेगा वो सेट जो है वो M को जनरेट करेगा, generates M, और वी कैन राइट दैट M is generated by this particular set FE1 FE2 so on up to FEN। और ये पर्टिकुलर सेट चूँकि फाइनाइट है, therefore M is finitely generated, therefore M is finitely generated। इसके साथ ही हमारा प्रूफ जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो प्रूफ हमने ये किया है कि अगर कोई मॉड्यूल r रेज़ टू पावर n के आइसोमॉर्फिक हो तो वो मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा, और हर फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल जो है वो r रेज़ टू पावर n के आइसोमॉर्फिक होता है। सो दिस व्हाट वी हैव established। Next we come to free modules। So let me explain what free modules are।
फ्री मॉड्यूल सिंटैक्स, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि आप इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे अंदाज में इससे पहले भी समझते हैं, आपने वेक्टर स्पेसेस पढ़े हुए हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कंसीडर, हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर वी द वेक्टर स्पेस ऑफ three-dimensional vectors, three-dimensional vectors और इस केस में आप जानते हैं कि रिंग की बजाय आपके पास फील्ड होता है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर। और फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर। और आप ये भी जानते हैं कि वी नो दैट कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स आई जे के, जो आप जानते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर्स हैं, इस सेट को अगर हम एक्स कह लें, देन पहली बात तो ये है कि ये जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स हैं ये आई जे के से ही जनरेट होते हैं। सो वी इज़ जनरेटेड बाय एक्स। एंड सेकेंडली आप ये बात भी जानते हैं कि आई जे के वेक्टर जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो वी से दैट एक्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। So we summarize this thing by saying that we say that x is basis of v. X is equal to ijk is basis of v. Or we can say that v has a basis, or v, और ये मैं रिकॉल कर दूं कि हर वेक्टर स्पेस जो है वो मॉड्यूल होता है। सो आर वी एज मॉड्यूल has a basis. Which is x in this case, इस केस में वो बेसिस x है और x आप जानते हैं कि आई जे के पर कंसिस्ट करने वाला सेट है। सो v एज मॉड्यूल हैज़ अ बेसिस। इसी चीज़ को हम वी विल रीफ्रेज इट एज फॉलोज। देयरफॉर V is free module. V is free module. So this is the definition of free module. एक ऐसा मॉड्यूल जिसका बेसिस हो इज कॉल्ड फ्री मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल होने के लिए बेसिस चाहिए, और बेसिस की डेफिनेशन आप जानते हैं कि एक ऐसा सेट जो मॉड्यूल को जनरेट करे और वो सेट लीनियरली independent हो। So therefore V is free module. Our definition of a free module is going to be a module which has a basis is called free module. So before moving further, let's make a comment कि in the remaining section or in the remaining part of this lecture
we shall restrict ourselves to finitely generated modules, and rings will be commutative rings with identity. So in this section we shall restrict, let me put it as a note, in this section, in the following section, in fact, in this section we shall restrict ourselves to finitely generated modules, finitely generated, let me call it R modules, और R पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि वेयर R is commutative ring with identity. कुछ बल्कि काफ़ी रिजल्ट जो हम करने वाले हैं इसके बाद, थोड़े से रिजल्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो जनरल सेटिंग में भी वैलिड होते हैं, लेकिन हमने ये कंडीशन, क्योंकि हमने थोड़ा सा काम करना है, तो वी हैव पुट दिस कंडीशन टू कीप थिंग्स comparatively easier at your level in fact. So our modules will be finitely generated, यानी जिस सेट से वो जनरेट होते हैं उसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट होगी, x1 x2 so on up to xn जो हम लिया करते हैं, और over the ring these modules are defined will be commutative ring with identity. तो हमें बार बार ये बात नहीं लिखनी पड़ेगी। इसकी एक आसानी ये भी होगी कि we won't have to talk about left arm module, right arm module, we will call module only. So having said that, let's come to our discussion that was about free modules. Let's have a definition now. लेकिन इन कंडीशंस के साथ अब होगा, जब हम रिंग आर का जिक्र करेंगे, इट विल बी रिंग which is commutative and has identity element, and when we will talk about module, that will be a finitely generated module. So let's define definition of free module. An R module M is called free if M has a basis. तो हमने चूँकि शुरू में कह दिया है कि रिंग हमारी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होगी, मॉड्यूल M जब फाइनली जनरेटेड होगा, तो हमें बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ रही. So an R module M is called free if M has a basis. मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, that is I think this is page 16. So this is what we mean, that is there exists finite set X which is subset of M such that दो कंडीशंस हैं कि एक तो ये है कि M को X से जनरेट होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि X हैज़ टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. X is linearly independent. So this is definition of
फ्री मॉड्यूल। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है फ्री मॉड्यूल की, दैट इज एवरी वेक्टर स्पेस इज़ अ फ्री मॉड्यूल, क्योंकि इसका बेसिस होता है। और एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, यू थिंक अबाउट दैट। आर इज फ्री मॉड्यूल। हर रिंग जो है, रिंग मीन कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, तो आर इज फ्री आर मॉड्यूल बिकॉज आर इज जनरेटेड बाय, ये जो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है ना 1, आर उससे जनरेट होता है। यू कैन चेक अदर डिटेल्स दैट this particular one is linearly independent. This is very simple thing, you can check it very easily. So this is what a free module is. So the simple example was the vector space and the ring itself is free module. Let's come to a proposition. An R module M is free if and only if an R module is free if and only if R is to power n is isomorphic with M. So an R module, मुझे मॉड्यूल के लिए सिंबल यहाँ लिख देना चाहिए था। So an R module M is free if and only if R is to power n is isomorphic with M. So let's have proof. प्रूफ काफ़ी सिंपल इसलिए है कि इसका खासा बड़ा हिस्सा आप इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। सो इन वन डायरेक्शन कि हम सपोज कर लेते हैं कि M जो है वो फ्री आर मॉड्यूल है। हम प्रूव करेंगे R इज टू पावर n इज आइसोमॉर्फिक विद M. सो सपोज दैट M is free R module, then इसके मानी ये हैं कि then M is generated by X where X जो है ये सबसेट है M का, क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो ये फाइनाइट सबसेट है M का। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि X इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो X इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये तो वो है कि जो हमें दिया गया है, हमने प्रूव करना है कि R इज टू पावर n जो है वो M के आइसोमॉर्फिक है। टू प्रूव दैट वी डिफाइन, हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, इसे फाई कह लीजिए, R इज टू पावर n से लेकर M तक। और इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अगर आपको R इज टू पावर n का कोई भी एलिमेंट A1 A2 सो ऑन अप टू
ए एन दे दिया जाए तो इस पर फाई का इफेक्ट ये होगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस so on अप टू anxn। और आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है ये m को बिलोंग करता है। सो दिस इज द वे वी डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्राम r इज टू पावर n टू m। आप रिकॉल कीजिए कि इससे पहले हमने जो एक प्रोपोजिशन प्रूव की है उसमें भी हमने r इज टू पावर n से लेकर m तक यही फंक्शन डिफाइन की थी और हमने प्रूव किया था कि दिस इज़ अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म and then we also proved that this is an epimorphism. So let me just comment that we have already established in preceding proposition that phi is module epimorphism। तो काफ़ी ज़्यादा काम तो हम इससे पहले कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको यहाँ प्रोड्यूस कर लीजिए। ये थ्योरम आप सारे स्टेप्स मुकम्मल हो जाएंगे प्रूफ के। तो वी हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड दैट फाई इज मॉड्यूल epimorphism। So only thing we have to prove that is phi is monomorphism। So we shall only prove that here that phi is monomorphism। और मोनोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए आप जानते हैं कि अब डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स पर आप फंक्शन का या मॉर्फिज्म के इफ़ेक्ट्स को इक्वल लेते हैं, प्रूव करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। सो फॉर दिस फर्ज कीजिए कि हमारे पास a1 a2 so on अप टू an और b1 b2 so on अप टू bn ये दो एलिमेंट्स हैं r इज टू पावर n को बिलोंग करते हुए, सच दैट इस तरह से कि अगर हम इन दोनों पर फाई को अप्लाई करें, फाई को हम a1 a2 so on अप टू an पे अप्लाई करें या फाई को हम b1 b2 bn पर अप्लाई करें तो इन दोनों के जवाब आपस में बराबर आते हैं। तो इसके माने फिर ये होंगे कि फाई का इफ़ेक्ट आप जानते हैं कि जिस भी n टपल पर आपने फाई को अप्लाई करना होता है उसके एलिमेंट्स के साथ आप x के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं। तो देयरफॉर a1x1 प्लस a2x2 प्लस 1 अप टू anxn is equal to b1x1 प्लस b2x2 प्लस 1 अप टू bnxn, ये आपस में बराबर होंगे। आप दोनों पे फाई अप्लाई कर लीजिए दोनों साइड्स पर एंड देयरफॉर अब हम इनको इस तरफ लेकर आएंगे और हम a1x1 माइनस इधर होकर b1x1 में से x1 कॉमन ले लेंगे। तो मैं रिजल्ट लिखने लगा हूँ। देयरफॉर a1 माइनस b1 x1 कॉमन, इसको इधर लाने के बाद एंड देन प्लस a2 माइनस b2 और x2 कॉमन एंड देन प्लस 1 अप टू an माइनस bn
और एक्स एन कॉमन इज इक्वल टू 0। लेकिन ये नोट कीजिए कि बट जो सेट एक्स हमारे पास है जिसके एलिमेंट्स x1 x2 सो ऑन अप टू xn है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। I'm just thinking that perhaps in somewhere before when I wrote linearly, I think I put I after R, and I think these are not correct spelling. So here it is. Please correct this spelling. These are I is not here. Sorry, I just wrote it. I don't know why. So linearly independent. Please correct it. Anyway, but X is linearly independent. Therefore, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन आप जानते हैं, अगर लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो हो जाए तो वो एलिमेंट वो स्केलर जिनकी हेल्प से वो लीनियर कम्बिनेशन बनी थी वो स्केलर्स ज़ीरो होने चाहिए। तो देयरफॉर a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 0, a2 माइनस b2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन अप टू an माइनस bn इज इक्वल टू 0, and therefore a1 is equal to b1, a2 is equal to b2, and so on up to an is equal to bn, and therefore this n tuple a1 a2 so on up to an is equal to this n tuple b1 b2 so on up to bn. And we have established that this epimorphism is one-to-one as well. So therefore phi is monomorphism as well. और कोई मॉर्फिज्म जब एपीमॉर्फिज्म भी होता है और मोनोमॉर्फिज्म भी होता है तो वो फिर आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। और जिन मॉड्यूल्स के दरमियान आप आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश कर लेते हैं, दोज मॉड्यूल्स बिकम आइसोमॉर्फिक विद ईच अदर। और ये जो आइसोमॉर्फिज्म आपने इस्टेब्लिश किया है ये आपने r इज टू पावर n और m के दरमियान इस्टेब्लिश किया है। Therefore r is to power n and m are isomorphic with each other. This is what we had to do. Now we come to converse. कन्वर्स में हमने ये प्रूव करना है कि अगर r is to power n और m जो है वो एक दूसरे को आइसोमॉर्फिक हों तो फिर m जो है, let me give you the statement of an R module m is called free an R module m is free if and only if R is to power n is isomorphic with m। तो हमने मॉड्यूल m को फ्री सपोज करके r इज टू पावर n को m के आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दिया है। अब हम r इज टू पावर n को m के आइसोमॉर्फिक सपोज कर लेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये जो r मॉड्यूल m जो है वो फ्री है। सो कन्वर्सली सपोज दैट
conversely suppose that R is to power n is isomorphic with M, and we will establish that M is free. So we shall prove that M is free. सो फॉर दिस सबसे पहले तो ये बात नोट कीजिए कि ये बात हमने अभी भी डिस्कस भी की है कि ये जो r इज टू पावर n है ये जनरेट होता है e1 e2 सो ऑन अप टू en इस सेट से, और मैंने आपको बताया था कि e1 e2 सो ऑन अप टू en की वैल्यूज़ जो हैं वो ये है e1 जो है ना दिस n डबल जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। e2 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 1 है और बाकी सब 0 हैं। और इसी तरह से सो ऑन, ये जो en है इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 है, सब एलिमेंट 0 है एक्सेप्ट लास्ट वन वो 1 है। तो वी नो दैट r is to power n is generated by e1 e2 so on up to en, and ये जो सेट e1 e2 so on up to en है ये सेट is linearly independent. This is linearly independent. ये बात हमने यहाँ प्रूव तो नहीं की, बड़ी सिंपल सी बात है और इसे आपने वेक्टर स्पेसेस में से प्रूव किया होता है कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और आपकी स्टेज पर ये बड़ी मामूली सी बात है, तो इसे आप अपने तौर पर इसे इस्टेब्लिश कर लीजिए कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो व्हाट वी आर नोटिंग दैट इज r is to power n is generated by this particular set and this particular set is linearly independent. अब यूँ कीजिए कि ये जो e1 e2 so on up to en है, इनके इस मार्फिज्म के अंडर आप इमेजेस ले लीजिए। तो लेट द आइसोमॉर्फिज्म ये जो हमें दिया गया था r is to power n is isomorphic with m b डिनोटेड बाय, इसे आप डिनोट कर लीजिए किसी भी सिंबल के साथ, इसे हम f ही कह लेते हैं, f दैट इज f from r is to power n to m is the isomorphism, is the above isomorphism. Then having said that, इस f के अंडर आप इन तमाम एलिमेंट्स के इमेजेस ले लीजिए। तो देन fe1 fe2 fe3 and so on up to fen, ये जो इनके इमेजेस का सेट है, ये वाला सेट, इसका नाम हम y रख लेते हैं। देन y, हम इसे fx भी कह सकते थे लेकिन हमने y कह लिया। देन y इज इक्वल टू दिस इज सच दैट कि ये जो m है ये y से जनरेट होता है
और सेकेंडली y जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी ये चीज़ें इस वजह से हैं कि f जो आपको r⁴n से m तक दिया गया है ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ये मॉड्यूल के स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ये प्रिजर्व करता है और फिर आइसोमॉर्फिज्म भी है। तो इस वजह से f जब इन एलिमेंट्स के इमेजेस लेगा तो उन इमेजेस का जो सेट बनेगा वो सेट m को जनरेट करेगा। और सेकेंडली चूँकि ये जो है r⁴n में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था तो इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की प्रॉपर्टी m में भी इसी तरह से कायम रहेगी। एंड therefore m has a basis। और जिस मॉड्यूल का बेसिस हो वो मॉड्यूल फ्री होता है, तो therefore m is free। ये जो प्रोपोजिशन हमने अभी प्रूव की है, कभी कभी इसी प्रोपोजिशन को किसी मॉड्यूल के फ्री होने की डेफिनेशन के तौर पर भी लिया जाता है और कहा जाता है कि मॉड्यूल इज़ फ्री इफ़ इट इज़ आइसोमॉर्फिक विद r⁴n फॉर सम n पॉजिटिव फॉर सम n ग्रेटर देन 0। ये जो प्रोपोजिशन हमने प्रूव की है इसी प्रोपोजिशन को हम फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। So let's write it as a definition as well. So definition: let R be a counted ring with identity. Then an R module M, then an R module M is called free if M is isomorphic with r⁴n for some positive integer n. So we may take it as definition as well.